Welcome to our talk about purposive sampling techniques. Our talk will consist of what is purposive sampling, key characteristics of sampling, types of purposive sampling, advantages of purposive sampling, limitations of purposive sampling, and use of purposive sampling. First of all, what is purposive sampling? Purposive or purposeful sampling is non-probability sampling technique in which researchers select participants based on a specific characteristics or criteria that are relevant to research objectives. तो पर्पोसिव सैंपलिंग में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन किया जाता है और फिर उन करेक्टरिस्टिक्स की बना पर सैंपल सिलेक्ट किया जाता है. Point 2 is this method is widely used in qualitative research to gain in-depth insights and understanding of complex phenomena. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां मकसद इन डेप्थ इंसाइट्स गेन करना होता है और स्टडी को जनरलाइज करना मकसद नहीं होता. तो पर्पसिव सैंपलिंग में जो फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते बल्कि इसका मकसद इन डेप्थ इंसाइट हासिल करना होता है किसी भी फिनोमेना में. Point 3 is the main goal of purposive sampling is not to generalize findings to a larger population but to gather rich, detailed and meaningful information. इसका मकसद जनरलाइजेशन नहीं बल्कि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गेन करना होता है जिसके कोई मानी उसको पहनाए जा सकें. अब आते हैं हम की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग की तरफ. तो सबसे पहला है क्राइटेरियन बेस्ड सिलेक्शन. पार्टिसिपेंट्स आर चूजन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया दैट अलाइन विद रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. These criteria may include demographic factors, expertise, experiences or involvement in a specific event. तो इसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया रख लिया जाता है जो कि सब्जेक्टिव होता है और उसके तहत हम पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं. इसमें आमतौर पर उनकी डेमोग्राफिक्स शामिल होती हैं, एक्सपर्टीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और किसी वो इवेंट का शामिल होना या ना शामिल होना इसके उनकी सिलेक्शन या ना सिलेक्शन का बायस बनता है. पॉइंट 2 इज रिसर्चर जजमेंट. The researcher uses judgment to select participants who are most likely to provide valuable insights and information. तो पर्पसिव सैंपलिंग का जो मेन करेक्टर है वो है रिसर्चर की जजमेंट. रिसर्चर खुद ही अंदाजे से या अपने एजुकेटेड गेस्ट से उनको सिलेक्ट करता है कि कौन से लोग उसके रिसर्च के मकासद को पूरा करने के लिए रेलेवेंट डाटा फ्राहम कर सकते हैं. Point 3 is this approach relies heavily on researchers' understanding of the research context. रिसर्च कॉन्टेक्स्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है रिसर्चर की उस पर ये सैंपल भी और इस रिसर्च की फाइंडिंग्स भी बेस करती हैं. तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि सैंपलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, यानी पर्पसिव सैंपलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं. तो हम जब रिसर्च कर रहे हों तो हमने पर्पसिव सैंपलिंग का लफ्ज लिखने के साथ उसकी डिटेल भी लिखनी है कि उसकी कौन सा जो टाइप है उसे हम यूज कर रहे हैं और सराहत के साथ पूरी डिटेल के साथ वाजे करना है. अगर हम सिर्फ पर्पसिव सैंपलिंग लिख देंगे तो फिर यह सवाल होगा कि वो कौन सी रिसर्च है जिसका कोई पर्पस नहीं होता. तो इसलिए जो भी सैंपल सिलेक्ट करें वो कोई ना कोई पर्पस तो सर्व करेगा ना. तो पहली बात है इसमें जो पहली टाइप है मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग. ये क्या होता है, पर्पस क्या है इसका? टू कैप्चर अ वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स बाय सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स हु हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू फिनोमिनन बीइंग स्टडीड. जो जो फिनोमिना को मुकम्मल स्टडी करने के लिए जो मुख्तलिफ आरा वाले लोग हैं जो उसके बारे में एक्सट्रीम राय रखते हैं,
जिनमें मैक्सिमम फर्क पाया जाता है, हम उनको सिलेक्ट करते हैं ताकि हर तरह की राय हमारी जो तहकीक है उसका पार्ट बन सके। तो यूजफुल है ये जो मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग यूजफुल है व्हेन द गोल इज टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स अक्रॉस ए डिवर्स ग्रुप ऑफ पीपल और सेटिंग्स। जब जब लोगों में वेरिएशन मौजूद हो तो उनमें मैक्सिमम वेरिएशन को कैप्चर करने के लिए हम ऐसे लोग सेलेक्ट करते हैं जिनकी राय में बहुत ज्यादा फर्क हो, ताकि मुख्तलिफ आरा हमारी तहकीक का पार्ट बन सकें। दूसरे नंबर पर है जी होमोजेनियस सैंपलिंग। तो इसमें क्या करते हैं जी, इसका पर्पस क्या है? टू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक सब ग्रुप दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस। तो हम ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करते हैं जो आपस में होमोजीनियस हो, दूसरे ग्रुपों से वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो उसका मकसद ये होता है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो कम अज कम उस ग्रुप के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल होंगी, बाकी ग्रुपों के लिए वो नहीं भी हो सकती। It is ideal when the research requires an in-depth study of a specific narrowly defined group, for example students who have experienced online bullying। तो किसी भी छोटे ग्रुप को स्टडी करने के लिए जिसमें जो जो होमोजेनियस करेक्टर हो, जो जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम होमोजेनियस सैंपलिंग करते हैं। हम वजाहत से लिख देंगे कि हमने इस ग्रुप को लिया क्योंकि ये एक होमोजेनियस ग्रुप है, और वो जो ग्रुप है पॉपुलेशन का छोटा सा कंपोनेंट भी हो सकता है, और हम उस कंपोनेंट के लिए हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो जनरलाइजेबल होंगी, ना कि सारी पॉपुलेशन के लिए। टाइप 3 है जी पर्पसिव सैंपलिंग की, वह टिपिकल केस सैंपलिंग। पर्पस क्या है? टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स हु आर एवरेज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ फिनोमेनन बीइंग स्टडीड। तो आम तौर पर जो जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो टिपिकल जो ग्रुप के लिए होती हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि वही टिपिकल ग्रुप, बहुत ज़्यादा काबिलियत वाले, बहुत ज़्यादा कम काबिलियत वाले, उन लोगों के बजाय टिपिकल जो आम तौर पर जो स्टूडेंट पाया जाता है उसी तरह के लोगों की हम सिलेक्शन करें। तो ये जो यूजफुल होती है फॉर इलस्ट्रेटिंग व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल और एवरेज इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट सच एज टिपिकल टीचिंग प्रैक्टिसेस इन एन एवरेज स्कूल। क्योंकि अगर हमारा कोई टीचिंग मेथड एवरेज स्कूल के लिए है तो उसकी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी हमें एवरेज स्टूडेंट्स या टिपिकल स्टूडेंट्स ही लेने हैं सैंपल के तौर पर। फोर्थ वन इज एक्सट्रीम और डिविएंट केस सैंपलिंग। पर्पज है इसका टू सिलेक्ट केसेस दैट आर अनयूजुअल और आउटलायर्स व्हिच कैन प्रोवाइड यूनिक इनसाइट्स इनटू द फिनोमेनन। इसमें क्या होता है, हम एक्सट्रीम केसेस को लेते हैं, बहुत ज्यादा लो अचीवर, बहुत ज्यादा हाई अचीवर, जो बिल्कुल ग्रुप से पीछे हो। मसलन एक क्लास के 40 से लेकर 80 तक मार्क्स आए हैं और एक बच्चा 10 मार्क्स ले लेता है, तो वो एक्सट्रीम केस होगा। इसी तरह 40 से लेकर 80 तक मार्क्स आए हैं और एक बच्चा 100 मार्क्स ले लेता है, तो वो भी एक्सट्रीम केस होगा। तो इस सैंपलिंग में हम एक्सट्रीम केसेस को लेकर स्टडी करते हैं कि जिसने आउट परफॉर्म किया उसने क्यों किया, और जिसने अंडर परफॉर्म किया उसने क्यों किया। इसका यूज है जी, used to study the most successful or most unsuccessful examples such as the student who dramatically excelled or struggled in a specific educational program। यानी एक ऐसे तालिब इल्म की स्टडी जो कि ड्रामाई तौर पर बहुत हाई अचीवर हो और दूसरा बहुत ही लो अचीवर हो। तो इस तरह की स्टडी के लिए हम एक्सट्रीम या डिविएंट केस सैंपलिंग यूज करते हैं, जो कि पर्पोसिव सैंपलिंग की एक किस्म है। पांचवें नंबर पर आता है क्रिटिकल केस सैंपलिंग। ये भी पर्पसिव सैंपलिंग की किस्म है। इसका पर्पस क्या है जी? टू चूज केसेस दैट हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड आर लाइकली टू यील्ड द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोमेनन। जिस मजर को हम जिस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, ऐसे केसेस को लेना कि जिनके पास मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसकी हो। यूज कहाँ है? यूजफुल व्हेन स्टडीइंग ए केस दैट हैज इंप्लीकेशन फॉर वाइडर इश्यूज एंड कैन इन्फॉर्म critical decisions such as evaluating a high influential school reform program। तो क्रिटिकल केस कोई एक हमने जो है वो रिफॉर्म प्रोग्राम स्कूलों के लिए लॉन्च किया,
उसमें से एक स्कूल उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो उस स्कूल को हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी उसमें एलिमेंट थे जिसकी वजह से उन रिफॉर्म का उस पर मैक्सिमम असर पड़ा। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल केस सैंपलिंग। छठे नंबर पर है थ्योरी बेस्ड सैंपलिंग और थ्योरेटिकल सैंपलिंग। पर्पस इसका क्या है जी? टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल टू हेल्प डेवलप अ रिफाइंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब थ्योरी को डेवलप करना मकसद हो तो उसके लिए थ्योरी में मुख्तलिफ उसके आस्पेक्ट स्टडी करने होते हैं। जिस आस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हों वो आस्पेक्ट का रेलेवेंट डाटा जिन लोगों से मिलेगा वही हमारा सैंपल होगा। यूज क्या है? कॉमन इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च वेयर द सैंपल इवॉल्व्स एज द थ्योरी डेवलप्स। क्योंकि जैसा कि ग्राउंडेड थ्योरी में है, सैंपल भी बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है जो जो थ्योरी डेवलप होती है, क्योंकि उसकी थ्योरी की जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो बदलती रहती है और जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसी तरह का सैंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सातवें नंबर पर है जी स्नोबॉल सैंपलिंग। ये क्वाइट इजी भी है और स्टूडेंट्स इसको यूज भी करते रहते हैं। इसका पर्पस क्या है जी? टू यूज current participants to identify additional participants who have relevant characteristics or experiences। तो जिस पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं उसी के रिलेशन वाले, उसी से नए जो पार्टिसिपेंट हैं उनका पता ले लेते हैं, कांटेक्ट ले लेते हैं। तो इस तरह 1 से 2, 2 से 4 आगे स्टूडेंट मिलते जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा स्नोबॉल और स्नो मिलने के साथ साथ बड़ा होता रहता है। तो यूज क्या है इसका? Useful for accessing hard to reach or hidden populations such as individuals involved in illegal activities or marginalized communities। तो इसमें ऐसे ग्रुप के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग यूज की जाती है जिसके कंटेक्ट अवेलेबल ना हो। मसलन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोगों की, या जैसे हम जो ख्वाजा सरा हैं उनके कभी इंटरव्यूज लेना मकसूद हो तो एक मिल जाए, उससे नेक्स्ट का पता, नेक्स्ट का पता, तो इस तरह एक ग्रुप बनता जाता है और इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। आठवां है जी एक्सपर्ट सैंपलिंग। नाम से जाहिर है कि एक्सपर्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। पर्पस क्या है? टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स हु आर कंसिडर्ड एक्सपर्ट्स इन द एरिया बीइंग स्टडीड। यूज क्या है? अप्लाइड व्हेन रिसर्च रिक्वायर्स डीप इंसाइट फ्रॉम पीपल with specialized knowledge such as education policy makers or experienced teachers। तो एक्सपर्ट आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमें कोई ऐसी इंसाइट रिक्वायर्ड होती है, ऐसा कोई मौजू होता है जिस पर सिर्फ एक्सपीरियंस लोग या एक्सपर्ट ही राय दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ एक्सपर्ट्स को सैंपल के तौर पर लेते हैं। अब आते हैं लास्ट वन, कन्वीनियंट सैंपलिंग। इसको यूज भी करते हैं, इससे आप आगाह भी हैं। पर्पज है जी टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, जो आसानी से मिल जाएं, इसी को कन्वीनियंट सैंपल कहते हैं। यूज क्या है? ऑल्दो नॉट ऑलवेज आइडियल, इट इज समटाइम्स यूज्ड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट इट कैरीज ए हाई रिस्क ऑफ बायस। बायस तो इसमें होता है, जनरलाइज हम कर नहीं सकते, लेकिन ये आसान है, ये डूएबल है, लॉजिस्टिकली इजी है। अब हम आते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ पर्पोसिव सैंपलिंग पर। जो पर्पोसिव सैंपलिंग है इसके फायदे क्या हैं? तो पहला है जी इससे फोकस्ड एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल फोकस, हम सैंपल हमारा मकसद नहीं होता, ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट हमारा मकसद होता है और सैंपल हम उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लेते हैं। allows researchers to gather detailed, relevant and insightful data from knowledgeable participants। क्योंकि हम पर्पस को सामने रख के पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें फोकस्ड और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास हमारी मतलूबा इंफॉर्मेशन मौजूद हो। एफिशिएंसी भी बड़ी है। टाइम एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली बिकॉज ओनली रेलेवेंट पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड। क्योंकि रैंडम में तो ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास कोई खातर खा नॉलेज होता ही नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लिहाजा जी एफिशिएंट मेथड है। तीसरा इसका फायदा है जी फ्लेक्सिबिलिटी। रिसर्चर्स कैन अडेप्ट सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन इमर्जिंग फाइंडिंग्स एंड चेंजेस इन रिसर्च फोकस।
क्योंकि साथ साथ हम डाटा को एनालाइज भी कर रहे होते हैं, तो जो डाटा के अंदर गैप्स हैं हम फिर दूसरे मरहले में ऐसे पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं जिनसे वो गैप फिल हो सके। तो फ्लेक्सिबल सैंपलिंग भी है ये परपोसिव सैंपलिंग। अब हम आते हैं लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं जी। कोई ऐसा तरीक़ेकार इंसानी नहीं है जिसकी लिमिटेशंस ना हो। तो पहली लिमिटेशन है पोटेंशियल फॉर बायस। बायस इसमें मौजूद होता है। रिसर्चर जजमेंट इन सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स कैन इंट्रोड्यूस बायस एंड इफेक्ट द स्टडीज वैलिडिटी। क्योंकि जो रिसर्चर की अपनी एक जजमेंट है उससे बायस भी स्टडी का पार्ट बनता है और वैलिडिटी भी कंप्रोमाइज हो सकती है। नंबर 2 है जी लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। Findings cannot be generalized to broader population as the sample is not representative. Purposive sampling में sample representative होता ही नहीं है, लिहाजा इसको हम generalize भी नहीं कर सकते। तीसरा है subjectivity. The method relies heavily on the researcher's decisions which may influence selection process. तो रिसर्चर अपने ही क्राइटेरिया से अपनी मर्जी से सैंपल को सिलेक्ट करता है। सो इसमें बायस हो सकता है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है। लास्ट वन 6 इज द यूज कहां होता है। परपोसिव सैंपलिंग इज particularly useful in qualitative research when exploring a specific phenomena in depth, such as studying students' experiences with particular educational intervention. जब इन डेप्थ किसी फिनोमेना को स्टडी करना हो तो वहां हम परपोसिव सैंपलिंग यूज करते हैं। मसलन किसी नए टीचिंग मेथड पर स्टूडेंट के जो ख्यालात हैं उनको जानने के लिए। नंबर 2 केस स्टडीज हैं। व्हेन फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर केस आर ए फ्यू केसेस दैट कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इनसाइट, तो केस स्टडी में भी परपोसिव सैंपलिंग हम यूज करते हैं। नंबर 3 है जी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। व्हेन डेवलपिंग न्यू थियरीज एंड अंडरस्टैंडिंग अंडर रिसर्च टॉपिक्स। व्हेन जब हमने नई थ्योरीज को डेवलप करना हो, किसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करना हो, तो हमें शुरू में पता ही नहीं होता कि किन लोगों के पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो ऐसी सूरत में हम परपोसिव सैंपलिंग को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट टॉक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।